लीलूड़ी बटनी सिरोही रियासत में हमारे पूर्वजों ने उन रजवाड़ों की बात और अंग्रेजों की बात मानने से इंकार कर दिया, उनकी शर्तें मानने से अस्वीकार कर दिया, तो लीलूड़ी बटनी का हत्याकांड होता है। इसमें 800 भील और खरासिया आदिवासी मारे गए। इसके बाद नंबर आता है रास्तापाल और पूनावाड़ा की घटना। तो हमने एक लाइन याद रखो, हमारे पूर्वजों ने रजवाड़े और अंग्रेजों की बात मानने से इंकार कर दिया, अस्वीकार किया। इस वजह से रास्तापाल का हत्याकांड हुआ था। क्या ये बात आज तक किसी ने आपको बताया? मानने से इंकार कर दिया। 1947 में पहला महापुरुष कोई था, नानाभाई खाट था, जिसने उन लोगों की बात मानने से इंकार कर दिया। और आज भी डूंगरपुर में नानाभाई पार्क लिखा है, वीर नानाभाई खाट पार्क नहीं लिखा है। इसी बात को हम लोग ने उठाया और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का मूवमेंट खड़ा हुआ। कालीबाई कलासुआ के लिए वीरमाला कालीबाई लिखा, लेकिन इन लोगों ने भील कालीबाई कलासुआ नहीं लिखा। डूंगर बरंडा जो भील राजा था डूंगरपुर का, उसका नाम का आज तक कोई चौराया नहीं है। लगाने का कोशिश किया था आपका विश्व आदिवासी दिवस के दिन, तो वो बोर्ड ही पुलिस वाले और नगर पालिका वाले ले गए। अभी डूंगरपुर के अंदर डूंगर बरंडा के वंशजों की जमीन है, केप सागर झील के पास में। वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सागवाड़ा में पाटीदार भाइयों ने एक बहुत बड़ा शिक्षणालय खोला है, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, तो हमारे भील राजा डूंगर बरंडा के वंशज केप सागर के पास उनकी जमीन है, वहां पर भील आदिवासियों का बहुत बड़ा शिक्षणालय, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं। तो क्या आप लोग सहमत हैं? यदि सहमत हो तो हाथ ऊंचा करके स्वागत करिए इस बात का। ये फोटो कोई भाई हो तो खींच लीजिए, खींचो बड़ो भाई। ये प्रस्ताव आज के दिन पास हो गया। अब कोई नगर पालिका वाला हमको रोकता है, अब कोई नगर पालिका का सभापति हमको रोकता है, या डूंगरपुर का प्रशासन शासन हमको रोकता है, तो वो आदिवासियों की नजर में क्या होगा? समाजद्रोही, संविधान द्रोही। और 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वो होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लोकतंत्र विरोधी भी होगा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा की इच्छा, प्रजा का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्रजा की इच्छा है कि वहां पर भील आदिवासियों का बहुत बड़ा शिक्षणालय खुले, कॉलेज खुले, ट्रेनिंग सेंटर खुले और आदिवासियों का एक बड़ा सभा करने के लिए हॉल बने। तो किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से संत सुरमाल महाराज के नाम पर हम लोग चौराया बनाना चाहते थे डूंगरपुर में, तो उन्होंने राणा पूजा भील का स्टेचू लगा दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि धम्बोला थाने पर जो चौराया है सागवाड़ा जाने वाला, वहां पर हम संत सुरमाल महाराज जो भील खराड़ी थे, उनका 4 पिलर बना करके छोटा सा देवालय बना करके उसके अंदर मूर्ति लगाना चाहते हैं। क्या आप लोग सहमत हैं? ये भी प्रस्ताव आज के दिन पास। किसी को कोई आपत्ति है क्या? वो बाहर है, उनको आपत्ति है क्या? यदि आपत्ति है तो वो समाज से बात करें, वहां लगाना चाहते हैं हम लोग। और इसी तरीके से
हम लोग संत सुरमाल महाराज का, संत गोविंद गुरु महाराज का भी मूर्ति विश्व आदिवासी दिवस के दिन लगाना चाहते हैं। क्या हम लोग, अभी हमारी मंत्रणा हुई थी, हमारे साथियों ने प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव आप कहो तो मैं बोल दूं। सागवाड़ा के आदिवासियों का प्रस्ताव है, वहां के जनप्रतिनिधियों का प्रस्ताव है कि जोगपुर मोड़ पर चौराया है, वहां पर संत गोविंद गुरु महाराज का मूर्ति का अनावरण विश्व आदिवासी दिवस के दिन होगा। क्या आप लोग सहमत हैं? हाथ ऊंचा करके सहमति दीजिए। इस तरीके से हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा का भी जगह तय है। वो आपका नवंबर में हम लोग डूंगरपुर के अंदर लगाने का प्रस्ताव सरकार के सामने भी रखेंगे, प्रशासन के सामने भी रखेंगे, और प्रशासन की सहमति से हम लोग वहां पर भी लगाने का कोशिश करेंगे। ये आदिवासियों के सामाजिक जनजागरण, पुनर्जागरण का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मैंने इतिहास में बताया कि हमारे पूर्वजों ने न रजवाड़ों की बात मानी, न मुगलों की बात मानी, न अंग्रेजों की बात मानी, किसी की भी निर्णय को नहीं माना। आज के दिन जितने भी आदिवासी लोग, चाहे मध्य प्रदेश में मुझे सुने आज के बाद, चाहे गुजरात में सुने, चाहे महाराष्ट्र में सुने, चाहे देश के किसी भी इलाके में सुने, यदि आप आदिवासियों की संतान हैं, यदि आप भारत भूमि के आदिवासियों का डीएनए है, तो आप लोग किसी भी गैर आदिवासी 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार इमिग्रेंट्स पीपल का निर्णय को नहीं मानेंगे। केवल भारत भूमि के आदिवासियों का निर्णय आप मानेंगे। ये बात आप लोग अपने मन में गांठ बांध लीजिए। आप लोग कर्मचारी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, सबको ये बात करना होगा और जानना समझना होगा। ये आदिवासियों के पुनर्जागरण का मामला है, क्योंकि ये देश हम लोगों का है। आदिवासी भारत भूमि का प्रथम राष्ट्र है, फर्स्ट नेशन, ये यूएनओ भी कहता है। और यहाँ पर आदिवासी लोगों को द्वयम दर्जे का, यानी आजाद भारत की गुलाम प्रजा बना रखा है। यह हमारी आजादी का आंदोलन है, इस बात को हमें जानना समझना होगा। अब एक इतिहास की बात लास्ट कहना चाहता हूं। मैंने बताया अरब आक्रमण के समय हमारे पूर्वजों ने उनका साथ दिया था, और इसके बाद में गजनवी का आक्रमण हुआ, हमारे लोगों ने सोमनाथ के मामले में उनका साथ दिया। इसके बाद में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उसमें भी हमारे पूर्वजों ने साथ दिया। और मुगलों का आंदोलन हुआ मेवाड़ पर, उसमें हमारे पूर्वजों ने राणा प्रताप का साथ दिया। तो क्या उस समय हमारे पूर्वजों ने, इतिहास की कड़ी याद रखो, उस समय हमारे पूर्वजों ने राणा प्रताप का निर्णय मान लिया था? बताइए, वो भी रजवाड़ा था। क्या राणा प्रताप का निर्णय हमारे पूर्वजों ने मान लिया था? इस पर आप लोग रिसर्च करें। मेरा यह मानना है, मेरा व्यक्तिगत मत है, और इतिहास के आधार पर यह प्रमाणित है। आदिवासियों के इतिहास का पूरी धारा देखते हैं, जो मैंने उदाहरण दिए उनके आधार पर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, पूरे देश में आदिवासियों के आंदोलन हुए, उस सबको देखते हैं। मुगल काल में गोंड रानी दुर्गावती का आंदोलन देखते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। और उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, मुगल लोग धर्म के साथ में भारत आए थे। मुगल लोग धर्म के साथ भारत आए थे, तो वो अलग धर्म के लोग थे, वो मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो मेवाड़ के इलाके में ही
आदिवासी राजा भी थे। अब साला गड़बड़ हो गया। एक राजा तो राणा प्रताप था और भील राजा कैसे थे, ये आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा। राजा का मतलब राजपूत होना अनिवार्य नहीं है। पाल क्या है? गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मुखिया राजा होता है। ये आज से 2500 साल पहले के जो दस्तावेज है उनके अंदर भी लिखा हुआ है, गणतंत्र का प्रमुख होता है वो राजा है। तो आज भी दक्षिणी राजस्थान में पाल है, वो पाल क्या है? पाल भी गणतंत्र है। इसलिए इन हरामखोरों ने गांवों का नाम लिखा तो पालों को भी गांव बना दिया। वो बेचने में देवीलाल जी के गांव किसको कहते हैं? क्योंकि 23 को 12वां गांव किसको कहते हैं? जहां सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, यानी वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग रहते हैं, वो गांव कहलाता है। तो मिलते हैं अपने साथ। और जहां गणतंत्र को मानने वाले केवल आदिवासी रहते हैं और 12 ही फले होते हैं, हर एक फले का एक मुखिया होता है और सभी 12 मुखियों में से एक योग्यतम आदमी को राजा बनाया जाता है, वो पाल का पालवी राजा कहलाता है। इस तरीके की गणतंत्र की व्यवस्था होती है, उसके भी राजा होता था। तो दक्षिणी राजस्थान के जो भील राजा थे उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के भी समस्या माना। किसको? अकबर के आक्रमण को। इस वजह से इस पूरे इलाके को बचाने के लिए हमारे तत्कालीन समय में हल्दी घाटी के युद्ध के समय हमारे वीर पूर्वजों ने, वीर राजा थे, उन्होंने राणा प्रताप का साथ दिया। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके ध्यान होनी चाहिए। ये जो इतिहास जितना भी मैंने बताया उस पर किसी को आपत्ति है मेरे से बहस कर ले। कितने साल से कह रहा हूं, आ जाओ बहस कर लेते। और बहस कैसे होगी? बंद कमरे में नहीं होगी, बंद कमरे में नहीं होगी, ऐसे ही लाइव होगी। मैं प्रश्न पूछूंगा, उनको जवाब देना, वो प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। और बैग लटते जूझी मार इनके अब मारे तो शरीर में कई घसोते हैं नहीं। क्यों? इसका भी इतिहास गवाह है। जो मैंने 1824-25 का उदाहरण दिया, तो हमारे पाल लेम्बरवाड़ा के गमेती लोग वार्ता करने के लिए गए थे डूंगरपुर, तो कुछ लठ लोगों को साथ में ले गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। लठ का मतलब समझे? लड़ाके योद्धा। अब अंग्रेज कहता है वो दरबार साहब समझते थे और दरबार साहब है वो हमारे गमेतियों को समझाते थे। ओके? और दरबार साहब गमेती जो कहते थे वो दरबार साहब समझते थे और दरबार साहब अंग्रेजों को समझाते थे। तो हमारे जो लठ और जो कमेटी थे उनको लगा कि बात नहीं बन रही है, वो बॉडी लैंग्वेज से समझ गए बात नहीं बन रही है, तो फिर पिटाई हुई। क्या हुई? पिटाई हुई। किसने पीटा? जो योद्धा लोग साथ में आए थे और फिर चले गए। तो मेरे को भी कोई ठोक दे, है ना, तो इसके बचाव के लिए कुछ लठ तो चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है इसी तरीके से आदिवासियों की सभा हो, उस सभा के अंदर जिसको भी आपत्ति है चर्चा होगी। ओके? ये बात आज सारी बातें कंक्लूड कर दी। उसी इतिहास को हमें आगे बढ़ाना है और जिसको भी आपत्ति है चर्चा होगी। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये जो ऐतिहासिक स्थान दो के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। ये जो हमारा कार्यक्रम है यह प्योर
सोशल कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है और यह कोई केवल हमारे इलाके का कार्यक्रम नहीं है। यह पूरे डूंगरपुर जिले के जन जागरण के लिए जो हमारी डीसीसी बनी हुई है, डीसीसी डूंगरपुर का कार्यक्रम है और डीसीसी डूंगरपुर आदिवासी परिवार का यूनिट है। यह बात हमें सबको जाननी समझनी होगी। इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। जो 2015 से जो व्यवस्था हमारी बनी है, उस व्यवस्था में इसी तरीके का बदलाव हमको नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें पहले से निर्धारित की हुई है और यह बहुत सोच समझ करके बनाई गई व्यवस्था है। इसलिए हम लोग ये जो आज का कार्यक्रम है हमारा, इसका नाम हम लोगों ने दिया है आदिवासी प्रेरणा स्थल। आदिवासी प्रेरणा स्थल ये नाम दिया गया है और यह पहली मूर्ति है आदिवासी शिक्षा देवी कालीबाई कलासुआ की। यह पहली मूर्ति है। इस स्थान पर और भी मूर्तियां लगने वाली है। यह बात हमें अच्छे तरीके से समझनी होगी। आप लोगों को ज्ञात ही होगा 2016 से राणा पूजा भील की मूर्ति डूंगरपुर में लगाने के लिए लगातार संघर्ष चला और इसमें किस तरीके की बाधाएं आई आप सब जानते हैं। पिछले दिनों हमारे भाई बहनों ने अपने खुद के खर्चे से मूर्ति लगाने का कोशिश किया तो नगर पालिका का कानून लगा करके एफआईआर हुआ और वहां यहाँ के अधिकारी के द्वारा, जो नगर परिषद का अधिकारी था, उनके द्वारा एफआईआर हुआ हमारे जनप्रतिनिधियों का। तो हमारे जनप्रतिनिधियों में दोनों विधायक महोदय थे, प्रधान महोदय थे, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सब पर एफआईआर हुई। तो यह पूरे डूंगरपुर जिले ही नहीं, दक्षिणी राजस्थान के सभी आदिवासियों का अपमान हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पिछले साल से ही, क्योंकि हमको मालूम था जो अड़चनें आ रही थी, उसका ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी प्रेरणा स्थल बनाने के लिए योजना बनाई और इसके लिए हम लोगों को सबसे उचित जगह अपने इस रोड पर गेंजी घाटा लगी। इस वजह से इस स्थान का चयन किया गया। और वैसे भी आप लोगों को ज्ञात ही होगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन 2019 जल यात्रा अपना 19 में ना, हाँ, जल यात्रा अपन ने निकाली थी कडाड़ा बैक वाटर से गेंजी घाटा पर। उसका हमने विसर्जन भी यहीं पर किया था। वो शिरा भी आज भी लगा हुआ है। यह दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक था। उसको थोड़ा सा मैं याद करना चाहूंगा। उस दिन एक महिला, में नाम दिमाग से निकल गया, और एक 60 साल से वो एक बाबा भी थे और महिला भी 60 साल से ऊपर की थी। वो 4 दिन तक लगातार पैदल चले और पूरे जोशो खरोश के साथ में नाचते गाते हुए हमारे साथ पैदल चल करके यहाँ आए थे। उनको भी हमें याद करना चाहिए आज के दिन। हाँ, और हमारे एक डूंगर सारण के भाई हैं जिनके दोनों पैरों में रोड लगी हुई है, अशोक भाई रोड, पैर टूट गया, रोड लगी हुई है। वे भी नाचते गाते, वो भी अभी हमारे बीच में उपस्थित है, वे भी नाचते हुए यहाँ पर आए थे
तो उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस जन जागरण को आगे बढ़ाने में और इस स्थल को विकसित करने में इनका योगदान है। इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने, चूंकि वहां अड़चन आ रही थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको आदिवासी प्रेरणा स्थल नाम से इसका विकास करने का योजना बनाया। और आप लोगों को ज्ञात ही होगा, इसके पीछे की जमीन जंगल की ही है। और जंगल किसके? इधर आवाज आ रही है आदिवासियों से, आपको मालूम नहीं है क्या? जंगल किसके? जंगल की जमीन भी आदिवासियों की ही है। तो जितने भी आदिवासियों के महापुरुष हैं, सबकी मूर्तियां यहां लगा सकते हैं और सबका हमारा सामूहिक आदिवासियों का प्रेरणा स्थल हम लोग यहां विकसित कर सकते हैं। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझनी है। रही बात कालीबाई कलासुआ को गोली मारी गई, शासन प्रशासन आज भी हमारे कितने भी अधिकारी बने होंगे, कर्मचारी बने होंगे, कितने भी नेता बने होंगे, मंत्री बने होंगे, संतरी बने होंगे, विधायक बने होंगे, आज तक किसी ने बताने का कोशिश नहीं किया कि कालीबाई को गोली किसने मारी। क्या मैं गलत कह रहा हूं, राइट कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप में से किसी को मालूम नहीं है, एक बच्चे को मालूम नहीं है, एक टीचर को मालूम नहीं है कालीबाई को गोली किसने मारा। इसका मतलब है आदिवासी इतिहास के साथ आज लोकतंत्र के, देश आजाद होने के 75 साल बाद भी कालीबाई कलासुआ स्वतंत्रता सेनानी है। उनको गोली किसने मारा आज तक पता नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? उसी के साथ ये रास्ता पाल का जो हत्याकांड हुआ, उसके अंदर जो मुखिया थे, कमेटी थे रास्ता पाल के, नानाभाई खाट, भील नानाभाई खाट, उनका भी मूर्ति यहां लगेगा। और शिक्षक सेंगा भाई वो बिलवा पंचेला, उनका भी मूर्ति यहां लगेगा। और इसके बाद अलावा एक और पाठशाला थी, एक और पाठशाला थी पूनावाड़ा के अंदर, जिसके लिए बहुत कष्ट झेला शिवराम जी रोड, उनका भी मूर्ति यहां लगेगा। यानी हमारे शिक्षा के लिए जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, त्याग किया, सबकी मूर्तियां यहां पर लगेगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या होगा कि आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला हुआ है, उसके लिए टंटिया भील, बिरसा मुंडा, ऐसे महापुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग इस इतिहास को जानते ही हैं, उनका भी मूर्तियां इधर लगेगी। और जब इतिहास की बात आती है, जब इतिहास की बात आती है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी महापुरुष को लेकर के आज की तारीख में विवाद चल रहा है, राणा पूजा भील। इसको लेकर के थोड़ी बात मैं कहना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि बेड़का में जो संत पैदा हुए माम जी, उनको आज की तारीख में ब्राह्मण घोषित किया गया है। माम जी नाम का इतिहास में आज तक कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा कुछ अलग कहते हैं और वे लोग कुछ और बताते हैं। इसी तरीके से राणा पूजा भील, हमारे पूर्वज अलग कहते हैं, हमारे लोग अलग कहते हैं और वो लोग अलग कहते हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि वो पांडरवा के सोलंकी राजपूत थे। ओके, मान लेते हैं आपके कहे अनुसार। तो सोलंकियों का पूर्व पुरुष अणहिलवाड़ का जो था, उसके पिताजी कौन थे, वो किस वंश के थे,
उसके बारे में आज भी इतिहास में हमको कुछ भी पढ़ने नहीं मिला है, कुछ भी पढ़ने नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि आदिवासियों के इतिहास पर बहुत सारा कुठाराघात हो रहा है। यदि वो सोलंकी साबित हो जाते हैं, राजपूत साबित हो जाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आगे एक और सवाल खड़ा पैदा होता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में राजपूतों के पूर्वज कौन थे, ये हमको बताना पड़ेगा। ये हमको बताने का मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सभी भील आदिवासियों को, सभी आदिवासियों को बताना पड़ेगा कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में राजपूतों के पूर्वज कौन थे। यह बात हम जानना चाहेंगे। तो उनका मूर्ति राणा पूजा भील का भी यहां लगेगा। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 8वीं शताब्दी के अंदर पहली बार धर्म के साथ में भारत पर आक्रमण हुआ, और वो आक्रमण हुआ अरबों का। अरब कहां के थे, कहां के थे अरब? आज की तारीख में आप कुवैत कहते हो, इराक कहते हो, है ना, सऊदी अरब कहते हो, बहरीन कहते हो, कतर कहते हो। उस इलाके में जो मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, उनके इलाके के जो अरब लोग थे, अरब आक्रमणकारियों ने आज का जो पाकिस्तान का जो बंदरगाह कहा है कराची, वो पहले देवल बंदरगाह था। आपने डूंगरपुर वालों देवल ने देवल बंदरगाह था, उस पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उससे पहले जितने भी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, वो धर्म लेकर नहीं आए थे, धर्म लेकर नहीं आए थे। इसलिए वे लोग भारत के धर्म में समाहित हो गए, शामिल हो गए। अब ये भारत का धर्म क्या था, यह भी रिसर्च का विषय है, यह भी रिसर्च का विषय है। मैंने आपको एक डेडलाइन बताई, 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमणकारी भारत आए, वो धर्म लेकर के आए थे। उससे पहले, जैसा कि कई स्पीच में मैंने बोला है, सबसे पहले ईरानी लोग आए थे, वो पारसी धर्म, जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। इसके बाद में यूनानी, इंडो ग्रीक लोग आए, वे कौन सा धर्म मानते थे, यह आपको जानना होगा। इसके बाद में शक लोग आए, पहलव लोग आए, कुषाण लोग आए, हूण लोग आए। ये सभी लोग भारत के धर्म में विलीन हो गए, वो धर्म लेकर नहीं आए थे। और भारत का धर्म कौन सा था, यह आप लोगों को अभी भी जानने की, समझने की जरूरत है। इसका रिसर्च करना होगा, हम जानते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भी रिसर्च करें, आप भी रिसर्च करें, ये आपको पता लगाना है। तो 712 ईस्वी में जो अरबों ने आक्रमण किया, वो इस्लाम धर्म के साथ आए थे भारत में। चूंकि भारत में पहले से कुछ और धर्म था, और वो कौन सा धर्म था, तो 642 ईस्वी में मैंने बताया था 6वीं और 7वीं शताब्दी में उनके पूर्वज कौन है, ये पता लगा। तो 642 ईस्वी में हमारे राजस्थान के अंदर भीनमाल है, जिसको भिल्लमाल भी बोलते हैं, जो भीलों का गणतंत्र हुआ करता था, भिल्लमाल। वहां पर आए थे चीन के यात्री, जिसका इतिहास में आपने पढ़ा होगा, ह्वेनसांग चीन के यात्री थे। वो पूरा देश घूमे थे, उनके नोट्स पढ़ लो, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ लो कि भारत में कौन सा धर्म था। उस आदमी का निष्पक्ष लेखनीय, उसके आधार पर पढ़ लो। 642 संसद बोल रहा हूं मैं, कौन सा धर्म था। और तत्कालीन समय में जितने भी राजे महाराजे थे, वे कौन से धर्म को मानते थे, यह भी लिखा हुआ है। यह हमको पढ़ना होगा, जानना समझना होगा।
तो 712 ईस्वी में जो अरब आक्रमणकारी आए वो पहली बार धर्म के साथ भारत में आए थे। फिर क्या होता है, आज का राजस्थान, आज का गुजरात, आज का मध्य प्रदेश, आज का महाराष्ट्र का एक खानदेश का इलाका, इस पूरे इलाके में जो जो योद्धा लोग थे, लड़ाकू लोग थे, जो लड़ सकते थे, उन सभी लोगों का एक संयुक्त टीम बना, गठबंधन बना। और उस गठबंधन ने इन अरब आक्रमणकारियों का विरोध किया, उनके विरोध में लड़ाई लड़ा, और वो लड़ाई करीब 200 साल चली। कितने साल? 200 साल। तो जो योद्धा लोग, जो लड़ाकू लोग थे, जो लड़ने वाले लोग थे, उन लोगों का सशस्त्रीकरण हुआ, और इस सशस्त्रीकरण के बाद में इनका आपस में विवाह हुआ, और इस तरीके से एक नई वॉरियर क्लास पश्चिमी भारत में पैदा होती है। उसको इतिहासकार राजपूत कहते हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये इतिहास हमें जानना समझना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आदिवासी महापुरुषों पर आरोप लगाते हैं कि ये भील नहीं है, ये राजपूत है, एक बार पुनः मंथन करें। हमारे पूर्वजों ने, अरब आक्रमण हुआ तब भी इन लोगों का साथ दिया। हमारे पूर्वजों ने, मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो वेगड़ा भील ने उस समय भी साथ दिया था। इसके बाद में मोहम्मद घोरी का आक्रमण होता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी हमारे पूर्वज लड़े थे। इसके बाद में अकबर का आक्रमण होता है, वो सब आप लोग जानते ही हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे पूर्वजों ने साथ दिया, और हल्दी घाटी युद्ध के बाद लगातार हमारे पूर्वजों ने करीब 20 साल के आसपास राणा प्रताप का साथ दिया। वे लोग आज की तारीख में हमारे पूर्वजों के त्याग बलिदान को भूल गए हैं, ये अलग बात है। ये इतिहास हमको जानना होगा। एक महत्वपूर्ण बात, आज कालीबाई कलासुआ की मूर्ति का यहां अनावरण हुआ, तो आसानी से लग गया कि किसी ने विरोध भी किया। विरोध किया? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ये विरोध करने वाले थे कौन? कौन थे? सोच लो, सोच लो। हमारे महापुरुष का वहां मूर्ति लगाया तो विरोध हुआ, इधर लगा रहे तो विरोध कर रहे। हम लोगों ने 2010 में गोविंद गुरु पर रिसर्च किया, 2010 से लगातार, और उससे पहले हमारा सुराता में वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा कार्यक्रम रखा था, उसमें बार बार वनवासी बोल रहे थे, तो हम लोगों ने विरोध किया। बार बार वनवासी बोल रहे थे, हमने विरोध किया, और विरोध करने की वजह से मेरा ट्रांसफर कर दिया। कहां किया ट्रांसफर? बिच्छीवाड़ा। बिच्छीवाड़ा में मोदर तलिया से आगे गेड़ में। इसके बाद गोविंद गुरु पर बोलना शुरू किया, कार्यक्रम में बोलते, कार्यक्रम में लोग विरोध करते, काटने में बोलते, काटने में लोग विरोध करते। और आप लोगों को ज्ञात है 2010 से लगातार छाणी मंगरी पर कार्यक्रम हो रहा है, लोग विरोध करते, और अंततः आपने देखा होगा कि गोविंद गुरु के वंशजों के द्वारा भी विरोध करवाया इस चुनाव से पहले। इसके बाद हम संत सुरमाल के बारे में रिसर्च किया, संत सुरमाल के बारे में बोलने लगे। संत सुरमाल महाराज खराड़ी थे, भील थे, उनकी पूजा पद्धति, उनका आपका पूजा करने का क्या सिस्टम था, जो दस्तावेजों के अंदर अंग्रेजों ने लिखा है, वो हमने बोलने का शुरुआत किया। तो संत सुरमाल महाराज के वंशजों के द्वारा भी विरोध करवाया। अभी ये जो यहां मूर्ति लग रही है,
तो यहां पर भी विरोध किया। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? हम किसी को गलत नहीं कह रहे। जिन लोगों ने आदिवासी धर्म त्याग दिया है, जिन लोगों ने आदिवासी धर्म त्याग करके ईसाई बन गए हैं, उनकी भी घर वापसी की हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग आज की तारीख में आदिवासी हो करके आदिवासी से दूर हो रहे और दूर रह करके विरोध करते हैं, वो राजनीतिक पक्ष में भी हो सकते हैं, वो किसी संगठन में भी हो सकते हैं, उनके भी घर वापसी की हम बात करना चाह रहे हैं। आप लोग भी आदिवासी समाज के बीच में आइए। ये आदिवासी समाज कोई अकेले हमारा नहीं है, आप लोगों का भी है। आप लोगों का भी यहाँ आइए, यहाँ बैठिए और सबके सामूहिक प्रयास से हम लोग आदिवासी महापुरुषों का एक प्रेरणा स्थल बनाना चाहते हैं। सबके सहयोग से बनाना चाहेंगे। यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने देखा होगा रास्तापाल का घटनाक्रम हुआ तो डूंगरपुर दरबार उस समय कौन थे ये भी आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। हम लोगों को इतना मालूम है, बताया है कि डूंगरपुर के मजिस्ट्रेट दीवान थे, उन्होंने आदेश जारी किया और वो मजिस्ट्रेट कौन थे ये भी हमको जानने का हक है, जानना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया और वो उनके साथ में पुलिस महकमे के साथ रास्तापाल गए और वहां जाकर के आपका नानाभाई खाट के साथ में उन लोगों ने बंदूक के कुंदों के से मारपीट किया और उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसा अपन को पता है। और इसके बाद में सेंगा भाई को ट्रक से बांध करके खींच रहे थे। इसके बाद काली बाई जो 12-13 साल की बेटी थी उसने रस्सी काट दिया। यह इतिहास हम जानते। इसके अलावा जो किताब लिखा है वो आपका क्या नाम है पंड्या जी का, भोगीलाल जी पंड्या, उनकी जीवनी लिखी है। उसके अंदर 16 से 17 लोगों का गोली लगा था, घायल हुआ था, ये भी उसके अंदर वर्णन है। उसको भी हमें पढ़ना होगा। अब मेरा ये सवाल है, क्या नानाभाई खाट ने स्कूल खोला था? सिंगाबाई रोत ने स्कूल खोला था या फिर डूंगरपुर के दरबार ने स्कूल खोला था? आप लोगों को क्या मालूम? क्या मालूम? बोलो तो सही। ये इतिहास हमको ज्ञात होना चाहिए। जब तक इतिहास हमको मालूम नहीं है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक महापुरुष का कोटेशन आपको याद होगा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। किसने कहा था ये बात? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो हम लोगों को इतिहास ज्ञात होना चाहिए। अब मेरा सवाल है, 19 जून 1947 का वो दिन था, अर्थात देश आजाद नहीं हुआ था। 19 जून 1947 अर्थात देश आजाद नहीं हुआ था। देश में अंग्रेजों का राज था। तो क्या डूंगरपुर में अंग्रेजों का राज था कि डूंगरपुर में रजवाड़ों का शासन था? रजवाड़ों का शासन था और उनका गठबंधन 1818 में अंग्रेजों के साथ हुआ था। 1818 याद रखिए, 1818 के जस्ट बाद 1824-25 में पाल लेम्बरवाड़ा के भीलों ने, ये जो डूंगरपुर के दरबार ने अंग्रेजों से समझौता किया, उसका पाल लेम्बरवाड़ा के भीलों ने विरोध किया। तो क्या वे लोग, पाल लेम्बरवाड़ा के लोग 1824-25 कितना साल हुआ? 1818 के बाद 5-6 साल अंग्रेजों से संधि हुआ 1818 में। यह समझौता करने वाले लोग
आदिवासियों को क्या देशभक्ति सिखाएंगे, क्या आजादी सिखाएंगे, क्या लोकतंत्र सिखाएंगे, क्या गणतंत्र सिखाएंगे? समझौता करने वाले लोगों के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट हमारे पूर्वजों ने, पाल नेपरवाड़ा ने उन 1824-25 में आंदोलन किया। वो भी इतिहास में आप पढ़ सकते हो। इट मीन्स केवल 6 साल बाद हमारे पूर्वजों ने रजवाड़े और अंग्रेजों का कानून मानने से मना कर दिया, अस्वीकार किया। हमको तुम्हारी बात स्वीकार नहीं है। पानी, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों को मालूम ही होगा, हम गीत भी गाते हैं, है ना? वो कौन सा गीत है? धरती राड़ो लागो, बेणेश्वर के लिए। आज भी बेणेश्वर पर आदिवासियों ने एक शीरा लगाया था, वो भी उन लोगों ने उखाड़ दिया। सोच सकते हो आप, कोई नहीं बोला, एक भी जनप्रतिनिधि नहीं बोला, मंत्री नहीं बोला। उस जमाने में डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासत के बीच में झगड़ा पड़ा। अभी पिछले दिनों ही राजस्व रिकॉर्ड में लिया बेड़का को, वो फ्री था। उस जमाने हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, जिसकी वजह से बेड़का डूंगरपुर में मिला था। उसी समय हमारे पाल मंडल के भीलों ने उन लोगों का लश्कर भी लूट लिया, अंग्रेजों का भी लश्कर लूट लिया। और इसके बाद इन लोगों ने आदिवासियों को दबाने के लिए सेना भेजी थी पाल मांडव में, और सेना ने एक गर्भवती महिला को मार दिया, लालू डामोर की पत्नी को। और इसके बाद में पाल में ढोल बजे और हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ते लड़ते रणसागर के ओटे में आए। इसको हमारी बोली में हिदोर नाको कही। और वहां आकर के ये ओझा इतिहासकार ने 14 सिपाहियों को मारा, ऐसा लिखा। और हमारे पूर्वज कहते हैं कि 32 से 34 सिपाहियों को मार दिया हमारे पूर्वजों ने। ये 1867 की बात है, 1818, 1824-25 और 1867 में हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और लड़ाई लड़ा। इसके बाद उदयपुर रियासत के विरोध में हमारे भीलों ने लड़ाई लड़ा, और 1881 का धुलेव का आंदोलन आपको ज्ञात होगा। हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ रियासत की भी बात मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। आपको मालूम ही होगा 1913 का मानगढ़ का हत्याकांड, हमारे बेरसा के ठाकुर की शिकायत पर डूंगरपुर के दरबार ने गोविंद गुरु को देश निकाला दिया, और वे ईडर के इलाके में जाते, वहां से लुणावाड़ा के इलाके में जाते, वहां से फिर को भगाया जाता है। फिर वो दो रियासत बांसवाड़ा और सूत के बीच में जो मानगढ़ पहाड़ी है वहां पर गए। और इसके बाद में 1913 का हत्याकांड हुआ। उसमें किन लोगों का योगदान है, किन लोगों ने अंग्रेजों से शिकायत किया, यह भी बात आप जानते हो। उस घटनाक्रम में भी आपको मालूम होगा कि हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये इतिहास हमको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद देखिए 1922 पाल चितरिया का आंदोलन ईडर रियासत में, विजयनगर दड़वा में हमारे पूर्वजों ने उन रजवाड़ों की बात, अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया। तो हमारे भीलों पर इन लोगों ने गोलियां चलाई, 1200 भील मारे गए।